वेलकम टू लेक्चर ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट पार्ट फर्स्ट, जो कि हमारे मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के यूनिट 1 का सब यूनिट 1.2 से संबंधित पार्ट है। क्योंकि इसमें काफ़ी लंबे डिस्क्रिप्शन हमें कवर करने हैं, इसलिए इसको हमने पार्ट 1 पार्ट 2 इस प्रकार से विभाजित किया है। तो ये पहला पार्ट अब जब शुरू करने वाले हैं, प्रेजेंटेड बाय रवि प्रकाश माथुर, आपको जैसे इसमें स्लाइड में मैं दर्शाए ही हुए हैं। और हमेशा की तरह कोविड की संबंधित जो हमने इम्पोर्टेंट एक स्लाइड बना रखी है वो डिस्प्ले आपको मालूम ही है, आप लगातार लेक्चर्स फॉलो कर रहे होंगे। वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ सबसे पहले जो इस पार्ट 1 में हम देख रहे हैं, टेलर एक वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कहलाते हैं, साइंटिफिक मैनेज के फादर कहलाते हैं। उनके द्वारा साइंटिफिक मैनेजमेंट के अर्थ को जो बताया गया था उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। उनके अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध का आशय एक ऐसी प्रणाली से लिया है जिसमें नंबर 1 उस कार्य को निर्धारण किया जाता है जिसे कि करना हो, इस डिटरमाइन करना क्या चाहते हैं आप, उसको पहले निश्चित कीजिए, उसको प्रॉपरली डिफाइन कीजिए। सेकेंडली, उस सर्वोत्तम विधि का निर्धारण किया जाता है जिसे अपनाकर कार्य को कम से कम समय में मितव्ययतापूर्ण करना है। तो पहले हमने उद्देश्य का निर्धारण किया जिस काम को करना है, और फिर एक उसके लिए हो सकता है बहुत सारी विधियां हों, उनमें से कौन सी सर्वोत्तम विधि उस कार्य को करने के लिए हम अपनाएं कि जिससे जो हमारा एक मूल सभी जगह उद्देश्य रहता है कि कार्य जो भी किया जाए कम से कम समय और मितव्ययतापूर्ण रूप से किया जाए, तो उस प्रकार की विधि का चयन हमें करना है। द्वितीय बिंदु ये कह रहा है। तृतीय बिंदु में ये लिखा है कि कार्य को करने के लिए योग्य व्यक्तियों को का वैज्ञानिक ढंग से चयन किया जाता है और उन्हें वैज्ञानिक तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। हम देख रहे हैं कि उद्देश्य निर्धारण, फिर उसके बाद विधि का निर्धारण, तो काम जो करना है वो तो कोई न कोई ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि मनुष्य के द्वारा ही किया जाएगा, व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति उस काम को करने के लिए हम उपयोग में लेना चाहते हैं उनका चयन भी बहुत ही एक वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, और उनको उसका उन लोगों का इन कामों को करने के लिए प्रशिक्षण भी एक वैज्ञानिक विधियों से ही किया जाना चाहिए। ये सभी चीज़ें जब कवर होती है तो वैज्ञानिक प्रबंध के अर्थ को हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इस संबंध में बहुत सारे जो और विद्वान हुए हैं उन्होंने परिभाषाएं दी हैं, अर्थ अपने अपनी तरीके से समझाए हैं। तो कुछ मुख्य जो हैं उनमें से हम देखते हैं स्लाइड्स में। जैसे कि मिस्टर पर्सन के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध से आशय ऐसे संगठन से है जो वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विश्लेषण द्वारा यानी कि रिसर्च करेगा, उसकी एनालिसिस करेगा, उनकी का आधार पर प्रतिपादित सिद्धांतों तथा नियमों पर आधारित हो। तो आप रिसर्च करें, एनालिसिस करें, उनके आधार पे जो भी प्रिंसिपल्स या रूल्स हों उनके ऊपर ही हमारा प्रबंध निर्भर होना चाहिए, न कि एक ट्रायल एंड एरर। मीन्स आपने एक एक्सपेरिमेंट किया या ऐसे नहीं तो वैसे कर लेते हैं, वैसे करके देखते हैं, नहीं तो दूसरी तरीके से करके देखते हैं, ये तरीका सूटेबल नहीं रहेगा। ये पर्सन ने इस प्रकार को एक रिफ्लेक्शन दिया था। हमने पूर्व में भी कहा टेलर जो कि काफ़ी प्रबंध के जनक के रूप में हमने अभी जस्ट बात की थी, जस्ट इसके पहले वाली स्लाइड में। उनके अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध आपके यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या कराना चाहते हैं तथा यह देखना चाहते हैं कि उसे सुंदर से सुंदर तथा मितव्ययतापूर्ण ढंग से किस प्रकार से। इसके बाद हम शेल्डन द्वारा दी गई परिभाषा का एक बार अध्ययन करते हैं। शेल्डन ने कहा था वैज्ञानिक प्रबंध से आशय किसी उद्योग में उसके प्रबंधकों द्वारा निर्धारित योजना को इस प्रकार संचालित करना है कि उनके उद्देश्य सुविधापूर्वक प्राप्त किए जा सकें। अब देखिए उन्होंने जो लिखा है बिल्कुल स्पष्ट है कि योजना इस प्रकार से बनाई जाए कि जो भी उद्देश्य हमें प्राप्त करने हैं उनको इस प्रकार से जो हमें प्राप्त करना है वो बिल्कुल सही प्रकार से संचालित करके हम उनको प्राप्त कर सकें। मार्शल के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध का आशय एक बड़े व्यवसाय के कार्मिक प्रशासन की उस विधि से है जिसका उद्देश्य उसके अधिकतम कर्मचारियों के दायित्व को सीमा को कम करते हुए उनकी कार्य दक्षता में वृद्धि करना है और सरलतम शारीरिक क्रियाओं के बारे में दिए गए निर्देशों का विवेकपूर्ण अध्ययन करना है।
फोकस हम देख सकते हैं कि कार्मिक प्रशासन की उस विधि पे फोकस है, मतलब कर्मचारी के ऊपर फोकस ज़्यादा करके उन्होंने एनालिसिस अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड किया है। डीमर के अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध से आशय प्रबंध के क्षेत्रों की कार्य की दशाओं, पद्धतियों व विधियों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना व उसके समायोजन करके उपयोगी रूप से संगठित सिद्धांतों की तरह विकसित करने से है। अभी ऊपर जो मार्शल की डेफिनेशन थी उसमें फोकस जो है कर्मचारियों के ऊपर रहा था, जबकि इस बार डीमर जो परिभाषा दे रहे हैं उनका फोकस जो है विधियों पे, पद्धतियों पे, इस प्रकार की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके डेफिनेशन कंपाइल की गई है। दूसरे विद्वान जो और हैं वो है पीएफ ट्रकर। उनके अनुसार वैज्ञानिक प्रबंध का तात्पर्य कार्य को संगठित अध्ययन, कार्य को सरल भागों में विश्लेषण तथा प्रत्येक भाग को श्रमिक द्वारा श्रेष्ठ प्रकार से निष्पादन हो सके इसके लिए व्यवस्थित सुधार करना है। थोड़ा सा हम देखें तो इसमें उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड स्टडी की बात कही है, किसकी, कि कार्य को पहले सरलतम भागों में विश्लेषण करें, टुकड़ों में बांटें और उसके बाद उन्होंने कार्य के विभाजन के साथ साथ श्रमिक को यानी कि मनुष्य ह्यूमन रिसोर्स के उसको भी इसमें टच किया है और इन सब से मिलके हम एक सिस्टमेटिक जिसे इम्प्रूवमेंट कहते हैं वो कर सकें, इससे उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध का तात्पर्य लिया है। तो ये इस और भी कई विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, लेकिन अभी यहाँ तक सीमित रखें और इस सब का अगर एक कंक्लूजन निकाला जाए तो सरलतम शब्दों में हम देख रहे हैं, हमने लिखा है यहाँ पे एक जो कंक्लूजन है वो है कि वैज्ञानिक प्रबंध की समस्याओं के हल का वह मानवीय दृष्टिकोण है जो कि वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विश्लेषण से प्राप्त नियमों, सिद्धांतों एवं परिणामों पर आधारित होता है और जिसका उद्देश्य न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति करना है। हमने देखा प्रबंध की समस्या, मानवीय दृष्टिकोण, अनुसंधान, विश्लेषण और उनसे डेवलप्ड नियम और प्रिंसिपल्स, इन सब का इस पर्टिकुलर सारांश में समावेश किया गया है और साथ ही जो बात है न्यूनतम व्यय को भी कवर किया गया है, अधिकतम लाभ को भी कवर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, हम देखें अब एक दूसरे प्रकार की टॉपिक को हम चर्चा करते हैं। इसमें वैज्ञानिक प्रबंध की क्या लक्षण या विशेषताएं रहती हैं। तो जो प्रमुख लक्षण या विशेषताएं हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1 यह है डेफिनेट ऑब्जेक्ट एंड प्लान। जो भी है बात आपकी वो ये है कि पहले आपका जो लक्ष्य है वो एक निश्चित होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और उसके लिए एक निश्चित योजना भी आपकी बनाई हुई होनी चाहिए। विवरण जो लिखा है अगर देखते हैं एक बार उसको रीड आउट करते हैं। लिखा है प्रबंध के पास जो पहले से निश्चित लक्ष्य उपलब्ध होते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधन कैसे जुटाए जाएं, साधन को किस प्रकार प्रयोग किया जाए तथा न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन हेतु कौन कौन सी विधियां संभव है आदि के लिए योजना का अग्रिम निर्माण करना है। आप देखेंगे कि जो हमें बात कही जा रही है कि हमारा गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो बिल्कुल डेफिनेट होना चाहिए और उससे संबंधित योजनाएं भी बिल्कुल निश्चित रूप से तैयार की हुई होनी चाहिए। तो किस प्रकार से उसमें उन्होंने टच किया है, संसाधन लिखा, आवश्यक संसाधन कैसे जुटाए जाएँ, यानी कि साधन कैसे जुटाएं, यानी डिफरेंट रिसोर्सेज को किस प्रकार से उसमें हम इकट्ठा करें, किस प्रकार से उनको कंटेन करें। फिर लिखा है कि उनका उपयोग कैसे करें जिससे कि फिर वही बात की लागत को भी हम कम करें, अधिकतम उत्पादन कर पाएँ और उससे संबंधित जो विधियां हैं उनके बारे में हम ध्यान रख पाएँ। और ये इन सब बातों की इस बिंदु से कनेक्शन दर्शाया गया है। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक दर्शाई है कि साइंटिफिक एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट, विज्ञान में हमेशा निरंतर प्रयोग किए जाते रहते हैं और उसके पहले उसे कोई विश्लेषण, वैज्ञानिक विश्लेषण कर दिया जाता रहता है। तो प्रबंध की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये बात सामने आती है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना तथा योजना का आधार लक्ष्य होते हैं। मीन्स योजना, प्लान और फिर उसके प्लान के आधार पर वापस आपके ऑब्जेक्ट गोल्स में जो है करेक्शन, एक दूसरे के
हाँ, ये कह सकते हैं सीक्वेंस में उनको रिलेटिवली उनका हमें निर्धारण करना है। विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण करना तथा विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों को प्रयोग करके उनकी गुण दोष जांच वैज्ञानिक प्रणाली है। वैज्ञानिक प्रबंध में योजना का प्रायोगिक महत्व, उपयोगिता तथा उपलब्ध परिस्थितियों में उसकी उपयुक्तता जांचने के पश्चात ही योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। किस प्रकार से ये आप देख रहे हैं कि एनालिसिस किस प्रकार से करनी है, उसके एक तरह से उन्होंने इसमें समझाया गया है और प्रयोग करने हैं। उनके आधार पे जो निष्कर्ष निकलते हैं उनकी मेरिट डिमेरिट को चेक करना है और उनका प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस क्या है इसको ध्यान में रखते हुए उसके योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। सुनिश्चित नियम यानी कि डेफिनेट रूल, विश्लेषण तथा प्रयोग जो हमने ऊपर बिंदु देखा है, उसके पश्चात जो भी निष्कर्ष हमारे द्वारा उसमें जस्टिफाइड पाए जाते हैं उनका क्रियान्वयन करने के लिए हम रूल्स डेवलप करें। ये बात इसमें नियम में आती है। फिर नियमों का पालन प्रत्येक कर्मचारी के लिए आवश्यक होता है जिससे अनुशासन बना रहे। नियमों का प्रयोग सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग करें कुछ लोग उस पर ध्यान ना दें, इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होनी थी। चौथा बिंदु कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में इकोनॉमी, जैसा कि डेफिनेशन वगैरह के सब समय ये बात कवर की गई थी ऑलरेडी, तो ये ऑब्वियस है कि ये एक महत्वपूर्ण गुण है। वैज्ञानिक प्रबंध का आधार ही वित्तीयता है। साधनों के अपव्यय को कम करने के लिए सूझबूझपूर्ण आपको प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग का सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन करना होगा, डिसिप्लिन रखना होगा और नियोक्ताओं कर्मचारी के मध्य, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में अच्छे रिलेशंस भी इसके लिए आवश्यक है। और डेफिनेटली कॉपरेशन जो है, सहयोग, वो इसकी एक जो हम कहते हैं इकोनॉमी का मेन बेसिस या की फैक्टर है। कॉपरेशन जो कि इकोनॉमी को लीड करता है। पांचवा बिंदु कैरेक्टरिस्टिक्स का हमने दिखाया है कि अनुसंधान में निरंतरता। रिसर्च जो वर्ड है वो अपने आप में ही यह स्पष्ट है कि ये ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का एक बार कोई रिसर्च हुआ और उसके बाद में उसके बारे में कभी भी और वापस कोई उस पर एनालिसिस, कोई उसके सुधार, उसके इम्प्रूवमेंट के संबंध में कभी कोई और चीज़ आगे ना की जाए, ऐसा नहीं है। तो ये बात वैज्ञानिक प्रभाव में ये एक सुधरी हुई जो क्रियाओं का प्रबंध में प्रयोग है, हम उनको काम जो ले रहे हैं उनमें आवश्यकता अनुसार रिसर्च करने पर संशोधन किया और उसको रिसर्च को कंटिन्यू रखा जाए और हम आगे से आगे निरंतर अनुसंधान और सूक्ष्म शोध करते रहें और जो भी हमारा विधियों का है या अन्य चीज़ों का है उनमें हम निरंतर सुधार के लिए प्रयास करते रहें जिससे कि औद्योगिक वातावरण व समाज कभी जड़ न हो। छठा पॉइंट लिखा है इंक्रीज इन एफिशिएंसी, दक्षता में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध का मुख्य लक्षण दक्षता में वृद्धि है। हमारा मूल इसमें काफ़ी बड़ा ये एक उद्देश्य है कि एफिशिएंसी ज़रूर इंक्रीज़ हो, इसी की सभी जो भी मेथड साइंटिफिक काम में लिया जाए उससे समय बचाने, लागत कम करने तथा शीघ्र कार्य संपन्न करने वाली प्रणालियों के निरंतर प्रयोग से दक्षता में वृद्धि स्वाभाविक है। दक्षता घटाने वाली किसी योजना को वैज्ञानिक योजना नहीं कहा जा सकता है। सातवां बिंदु जो प्रेजेंट किया है वो सामूहिक हित के लिए सामूहिक प्रयास। कार्य विभाजन बड़े पैमाने पर उत्पादन, सामूहिक कार्य और वैज्ञानिक प्रबंध के प्रतीक हैं। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत प्रबंध का कार्य सभी कर्मचारियों में टीम भावना उत्पन्न करता है तथा उन्हें लक्ष्य प्राप्ति के लिए सामूहिक रूप से प्रेरित करता है। मीन्स किसी भी इंडिविजुअल को ये नहीं सोचना है कि मुझे ये गोल प्राप्त करना है, मेरा ये उद्देश्य है, मैं इस प्रकार से कार्य करूँगा, तो ये चीज़ नहीं किसी भी अच्छे प्रबंध का गुण है। पहले ढंग से आप वर्क को डिवीज़न कीजिए और जो है इन सब के मध्य आपस में इन सब का एक ही प्रकार से एक ही मुख्य उद्देश्य की तरफ लक्षित होकर कार्य करने का सामूहिक रूप से आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए, कॉपरेशन करते हुए प्रयास होगा, तभी वह गोल प्राप्त हो पाएंगे। उत्तरदायित्व निर्धारण। काम जब किया जाता है तो उसके लिए सभी पर उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी का निर्धारण किया जाना आवश्यक होता है। इसलिए ये दिखा गया है कि कर्मचारी को सौंपा गया कार्य उचित अध्ययन और परीक्षण के पश्चात करना होता है। प्रत्येक कार्य के लिए समय निश्चित है तथा उसके लिए निष्पादन समय, किस्म, लागत, अपव्यय, ये जो पैरामीटर्स हैं वो भी सभी पहले से डिफाइंड होते हैं। इसलिए इनका उत्तरदायित्व का निर्धारण
काफ़ी अधिक निश्चिततापूर्ण किया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रबंध में व्यक्ति अपने उत्तरदायी किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाल सकता, न ही किसी को अपनी सीमा से अधिक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। नियंत्रण योजनाबद्ध विधि से कार्य होने पर तथा पूर्व निश्चित नियमों से अनुकूल कार्य अपेक्षा किए जाने पर नियंत्रण अधिक प्रभावी हो सकता है। अभी जो एक इसमें रहे हैं विद्वान, उनके अनुसार योजना से उपलब्धियों की जांच करना ही नियंत्रण है। आपने क्या प्लानिंग किया है और आप क्या अचीव कर पा रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, इसकी जांच जब आप करते रहेंगे तो यही प्रक्रिया नियंत्रण कहलाती है। लैक ऑफ स्लैकनेस, ढिलमिल नीति का अभाव। नियमबद्ध कार्य प्रणाली अपनाए जाने पर प्रबंध के स्तर पर, कर्मचारी के स्तर पर, सुपरविजन के स्तर पर तथा अन्य किसी भी स्तर पर कोई भी स्लैकनेस, कोई भी ढिलाई नहीं बरती जा सकती। कार्य निष्पादन, कार्य समाप्ति आदि के बारे में दृढ़ निश्चय एवं संकल्प किए जा सकते हैं। 11वां बिंदु हम देखें, श्रम एवं पूंजी का समन्वय। वैज्ञानिक प्रबंध में ज्ञात हुआ है कि पूंजी तथा श्रम दोनों का उद्देश्य है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। अब जैसा हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स को बात की, अब हम वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, कार्य की सभी क्रियाओं में अधिक दक्षता की दृष्टि से प्रशिक्षित व्यक्ति उपलब्ध करवाना। देखिए, हम देखेंगे 4Ms जिसकी तरह की जो बात हमने की थी वहाँ पे, यहाँ जो सबसे पहले उद्देश्य में ह्यूमन बीइंग के बारे में बात हुई है, उसके पश्चात हम देख रहे हैं उपकरण, कच्ची सामग्री, कार्यविधि तथा कार्य दशा में सुधार और मानकीकरण करना। फिर कुछ अहम सामने आ रहे हैं, मटेरियल आ रहा है, मेथड्स आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, उनका स्टैंडर्डाइजेशन करना एक उद्देश्य वैज्ञानिक प्रबंध का रहता है। कार्य विन्यास, मार्ग निर्धारण, समय क्रम निर्धारण, यानी कि किस प्रकार का लेआउट होगा, रूटिंग किस प्रकार से होगी, शेड्यूलिंग किस प्रकार से होगी, उत्पादित सामग्री का नियोजन, क्रम, सीक्वेंसिंग, स्टोरिंग, अकाउंटिंग, ये सब किस प्रकार से करना है, इन सब की में किस प्रकार का सुधार करना, ये वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य रहता है। संस्थानों तथा विभागों में समन्वय करना और उस पर पर्याप्त नियंत्रण रखना जिससे कार्य विलंब, त्रुटियां, दुर्घटना तथा कार्य के प्रति उपेक्षा कम हो सके। 5th उद्देश्य लिखा है, सामयिक प्रशिक्षण, समय समय पर जो भी हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको आवश्यकता अनुसार ट्रेनिंग दी जाए, उनका मार्गदर्शन निरंतर रखा जाए और जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके समय समय पर रिवार्ड या पुरस्कार भी हमें देने चाहिए, जो मोटिवेट करता है अच्छे काम करने के लिए आगे भी। अनुमान और पूर्व धारणाओं के आधार पर बने हुए नियमों के स्थान पर तथ्यों तथा विश्लेषण के आधार पर नियम बनाना, ये साइंटिफिक प्रोसेस की बहुत ही इम्पोर्टेंट उद्देश्य वैसे भी है। ये विशेषज्ञ तथा सलाहकार व्यवस्था द्वारा व्यक्तिगत निर्णय के क्षेत्र को सीमित करना। कोई सिंगल व्यक्ति केवल अपनी सोच, अपने ज्ञान से ही केवल निर्णय न ले, इसके लिए हर क्षेत्र के विशेषज्ञ एडवाइजर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए, की जा सके, यही वैज्ञानिक प्रबंध का उद्देश्य है। जो भी कार्य है, यहाँ जो सामग्री है, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्रचार की व्यवस्था करना। श्रमिकों को अत्यधिक कार्यभार, थकान व दुर्घटना कार्यों से सुरक्षित रखना, ये भी एक मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि मुख्य जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित रूप से करने के, संपादित करने के और लक्ष्य प्राप्त करने। श्रमिकों को योग्यता के अनुसार काम उपलब्ध कराना, अप्रोप्रिएट वर्क अलॉट करना, हम जिसे कहते हैं, निरंतर उनको ट्रेनिंग देना और उनको प्रमोशंस या उनकी प्रोग्रेस के लिए एफर्ट करना, ये भी एक उद्देश्य है। मजदूरी बढ़ाने, कार्य के घंटे कम करने, अधिक लाभ के उपाय करने तथा कीमत पर उपभोक्ताओं को वस्तुएं, कम कीमत पर उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराने का प्रयास करना एक मुख्य उद्देश्य में भी है। श्रम व पूंजी में समन्वय स्थापित करना। वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। नंबर 1 हम देखेंगे कि उपभोक्ताओं, उत्पादकों या नियोक्ताओं, प्रोड्यूसर जो हैं उनको क्या लाभ है। उनके हिसाब से साधनों का पूर्ण उपयोग हो पाता है, उत्पादन में मित्रता हो पाती है, औद्योगिक संबंध में सुधार तथा शांतिपूर्ण वातावरण रहता है, वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार होता है, पर्यवेक्षण व नियंत्रण लागत कम होती है,
देखें हम आगे, श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है, श्रम विभाजन के लाभ हैं, प्रतियोगिता कंपटीशन के लिए सक्षम डेवलप होते हैं इसमें, समय तथा उत्पादन की मात्रा का पूर्ण आयोजन संभव हो पाता है, आधुनिक मशीनों तथा प्रशिक्षित व्यक्तियों का उपयोग संभव हो पाता है, और उत्पादन की प्रतिष्ठा में वृद्धि, व्यवस्था के स्थायित्व में वृद्धि, शोध एवं अनुसंधान को एक उचित स्थान मिलता है, व्यवसाय की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। श्रमिकों के लाभ के बारे में देखें, रुचि का कार्य उपलब्ध होता है, कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण मिलता है, प्रगति के उचित अवसर मिल पाते हैं, उपयुक्त मजदूरी एवं अभिप्रेरण मोटिवेशन मिलता है, समय की बचत होती है, वर्किंग कंडीशन अच्छी होती हैं इनसे, उनकी लाइफ जो स्टैंडर्ड है उसमें भी इंक्रीज होता है, मानसिक क्रांति से स्वतंत्र चिंतन का अवसर तथा मनोबल में वृद्धि होती है, रोजगार में एक स्टेबिलिटी और समाज में प्रतिष्ठा श्रमिकों के लिए लाभ रहते हैं। उपभोक्ताओं को जो लाभ है उसमें सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, अच्छी गुणवत्ता की प्रमाणित वस्तुएं उपलब्ध होती है, चयन के लिए अधिक वस्तुएं उपलब्ध होती है, वास्तविक आय में वृद्धि व रहन के स्तर में सुधार होता है। इससे राष्ट्र को क्या लाभ हो सकता है, वह है देश का औद्योगिक विकास, राष्ट्रीय उत्पादन एवं आय में वृद्धि, सामाजिक स्तर में वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, श्रमिक आंदोलन से होने वाली क्षति से बचाव, का क्षमता में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि। इस प्रकार व्यापारिक प्रबंध सभी क्षेत्रों में लाभकारी हैं। ये इस प्रकार की पार्ट 1 में हम चर्चा अब यहाँ पे जो समाप्त कर रहे हैं, और इससे संबंधित जो भी डाउट्स क्वेरीज हैं आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप मोबाइल नंबर पे भेज सकते हैं और उनका समाधान के हमारे व्हाट्सएप प्रयास किया जाएगा। और अब पार्ट 2 में हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के आगे की चीज़ों को कंटिन्यू रखेंगे, जैसे कि टेलर्स के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, फेयल्स द्वारा दिए गए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल इत्यादि। इसके साथ ही ये इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।